Hello everyone, myself Dr. Urmila Panghal, Associate Professor, दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र। आज मैं आपसे बात करूंगी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, जिसे कि OCD भी कहा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग बार बार हाथ धोते हैं या कोई बाहर का व्यक्ति अगर उनके बेड पर बैठ जाता है तो तुरंत उनके जाने के बाद वो चादर धो के सुखा देते हैं, या उनके घर में जिस जिस चीज़ को उसने छुआ तो कपड़ा लेकर के तुरंत उसे बार बार साफ करते रहते हैं। कुछ लोग चीज़ों का घर में पुरानी जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करते रहते हैं, उनको कबाड़ में नहीं निकालते हैं, या कुछ लोग बहुत ही ऑर्डर रखते हैं, यानी बहुत ही चीज़ों को व्यवस्थित रखते हैं। ये सब जो व्यवहार हैं वो OCD के व्यवहार को दर्शाते हैं। चलिए इसके बारे में और अधिक जानते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे कि हिंदी में मनोग्रस्तता बाध्यता व्यवहार कहा जाता है, तो ये ऑब्सेशन और कंपल्शन, मनोग्रस्तता बाध्यता, ये दोनों साथ साथ भी चलते हैं और कभी कभी सिर्फ हमें ऑब्सेसिव बिहेवियर देखने को मिलता है या ये दोनों ही इकट्ठा देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले जाने ऑब्सेशन होता क्या है। ऑब्सेशन यानी मनोग्रस्तता DSM-4 ने डिफाइन करने की कोशिश की है। DSM-4 के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। D डायग्नोस्टिक, S स्टैटिस्टिकल मैनुअल, एक ऐसा मैनुअल जिसमें कि मेंटल डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशंस की हुई है। उसके अनुसार ऑब्सेशन और कंपल्शन डिसऑर्डर एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बीच में आता है, यानी ऐसा विकार जिसमें चिंता का लक्षण मेन होता है। लेकिन DSM-5 में इसको एक अलग कैटेगरी में डाला गया है, चिंता विकारों के कैटेगरी से हटा दिया गया है। ऑब्सेशन किसे कहते हैं? ऑब्सेशन में लगातार यानी रिकरेंट, यानी बार बार ऐसे विचार हमारे अंदर आते हैं। विचार के साथ साथ ऐसी इमेजेस या ऐसे आवेग व्यक्ति के मन में आते हैं जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग होते हैं। व्यक्ति को पता है कि ये विचार सही नहीं है, इतना कुछ जानने के बावजूद भी वो विचार उसका पीछा नहीं छोड़ते, उसके मन में, उसके दिमाग में घुसपैठ करते रहते हैं और ये विचार बार बार उसके मन में आते हैं। व्यक्ति को पता है ये विचार अनरीजनेबल हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, उसके बावजूद भी उसके अंदर एक दुख पैदा करते हैं, उसे परेशान करते हैं। ये विचार क्योंकि बार बार आते हैं तो इसका बहुत सारा समय इन विचारों के ऊपर, उन विचारों, उन आवेगों और उन इमेजेस को सोच सोच कर के ही टाइम बीत जाता है और इसी वजह से उनकी आम दिनचर्या, आम फंक्शनिंग को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो ऑब्सेशन का मतलब क्या है? ऑब्सेशन ऐसे बेकार के थॉट्स हैं जो तर्कहीन हैं। व्यक्ति को पता है कि इनका ये गलत हैं और ये इनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति को परेशान करते हैं और इनसे वो बचने की कोशिश करने का प्रयास करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। कंपल्शन क्या है? कंपल्शन ऐसे रिपीट होने वाले व्यवहार हैं। अब देखिए, यहां हमने सिर्फ थॉट्स कहा, जो विचार हैं, जो प्रतिमाएं दिख रही हैं या आवेग हैं, आवेग भी थॉट का ही हिस्सा है,
लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं ऐसे व्यवहार जो व्यक्ति बार बार करता है और वो व्यवहार हमें बाहरी तौर पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि व्यक्ति बार बार हाथ धोता है, बार बार किसी चीज को चेक करता है, जैसे कि कहीं बाहर जाने से पहले हम बार बार पर्स चेक करते हैं, अरे इसमें पैसे हैं या नहीं है, या फिर चीजों को सुव्यवस्थित रखता है। तो ये तो ऐसे व्यवहार हैं जो हमें बाहर से दिखाई पड़ रहे हैं, जो वो कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे व्यवहार भी होते हैं जो मानसिक तौर पर वो करता है, जैसे कि मन ही मन काउंटिंग करना, मन ही मन प्रे करना, और कुछ वर्ड्स को अपने मन के भीतर ही रिपीट करना। लेकिन ये व्यवहार वो कर रहा है, लेकिन यहाँ वो सिर्फ सोच रहा है। अब यहाँ कंपल्शन में उसे पता है कि जो भी मैं व्यवहार कर रहा हूँ, जो मैं बार बार व्यवहार कर रहा हूँ, वो अनरीजनेबल है, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता। वो इस व्यवहार को करने के लिए बाध्य हो जाता है। इसीलिए इसका कंपल्शन का नाम क्या रखा है? बाध्यता। इसका क्या है? मनोग्रस्तता, यानी कि जो मन को ग्रस लेता है, ऐसे विचार जो मन को अपने में बांध लेते हैं, इसलिए इसको मनोग्रस्तता और इसको बाध्यता, यानी कि उन विचारों के कारण व्यक्ति ऐसा व्यवहार करने को मजबूर है। जैसे कि विचार आया कि भाई रात को लॉक लगा करके व्यक्ति बिस्तर पर चला गया, लेकिन विचार आता है, अरे कहीं लॉक लगाया था मैंने, भाई कहीं भूल तो नहीं गया, और वो इस विचार के कारण उठता है और फिर से ताले को चेक करके आता है। इसका मतलब कई बार ये जो विचार है वो किसी न किसी कार्य को करने के लिए बाध्य व्यक्ति को कर देते हैं। तो ऑब्सेशन और कंपल्शन दोनों कई बार साथ साथ चलते हैं, और कई बार सिर्फ आवेग ही जो थॉट्स हैं वही आते हैं, व्यक्ति उसके ऊपर कार्यवाही नहीं करता है, बल्कि उससे हटके कोई कार्य करता है, जिससे कि उसका जो ऑब्सेशन है, वो जो उसे परेशान कर रहा है, उस एक्ट से मुक्ति मिल सके। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कि ये ओसीडी का रोग किस उम्र में लगता है। तो स्टडीज हमें ये बताती हैं, सर्वेज हमें बताते हैं कि लेट एडोलेसेंस में, जो किशोरा अवस्था खत्म होने को होती है, या फिर जो प्रौढ़ अवस्था है, वो उसके प्रारंभिक समय में इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रेवलेंस यानी पूरी जनसंख्या में कितनी आबादी इससे ग्रसित है, तो लगभग 1% पॉपुलेशन इससे ओसीडी के रोग से ग्रसित है। क्या ये फीमेल में ज़्यादा मिलता है या मेल में? तो ऐसा कोई डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला, बल्कि ये दोनों में ही देखने को मिलता है। कोरमॉर्बिडिटी का मतलब होता है कि ओसीडी के साथ किसी और रोग होने के चांसेस हैं, तो वो किस रोग के? तो हमें देखने को मिला जिन लोगों में ओसीडी होता है उनमें आगे चल करके दूसरे एंजाइटी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि जीएडी, जैसे कि फोबिया, या मूड डिसऑर्डर्स, यानी कि उनमें डिप्रेशन भी उत्पन्न हो सकता है। अब मैं आपको कुछ थोड़े से व्यवहार और ओसीडी के एग्जांपल्स दूंगी। जैसे ऑब्सेशन में हमने कहा था कुछ ऐसे विचार आते हैं मन ही मन जो कि व्यक्ति को डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे कि एक वाइफ को विचार आता है कि वह अपने पति को जहर दे करके मार दे। एक लड़की को विचार आता है कि वह अपनी माँ को सीढ़ियों से धक्का दे करके मार दे। एक गर्लफ्रेंड को विचार आता है कि मेरा बॉयफ्रेंड मर जाए। एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हूँ। ये क्या है? विचार है। ये विचार है, व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर रहा, बल्कि जब ये विचार आते हैं, तो ये विचार जब इतना परेशान करते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ कोई दूसरा व्यवहार करते हैं, जिससे कि इन आइडियाज, इन विचारों से वो मुक्ति प्राप्त कर सके। कंपल्शन क्या है? कंपल्शन भी आगे जो बाध्यता व्यवहार होता है वो 5 प्रकार का होता है। जैसे क्लीनिंग, व्यक्ति को लगता है कि मेरे हाथ में जर्म्स हैं,
या कीटाणु हैं तो वो अपने हाथ बार बार धोता है, बार बार नहाता है, या कपड़ों को धोता है, या बर्तनों को धोता है, तो क्लीनिंग का जो बिहेवियर है वो बार बार रिपीट होता है। चेकिंग, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ताला चेक करना, पर्स में पैसे चेक करना, गैस खुली तो नहीं रह गई है, ऐसे चेक करना, कि व्यक्ति को लगता है कि कहीं इस चीज से कोई खतरा जुड़ा हुआ होता है, उन चीजों को बार बार चेक करता है। रिपीटिंग, कि वो व्यक्ति बार बार किसी व्यवहार को बार बार करता है, जैसे कंपल्सिव बिहेवियर में तो होता ही रिपीटिंग है। जैसे कि आ, आ, आपने देखा होगा कि बार बार प्रे करना जो है, या फिर क्रिकेट के गेम में आप देखते हो कि कोई ऐसा व्यवहार वो करते हैं बल्लेबाजी करने से पहले, कि बल्ले को सिर पे लगाना है, या उस पे कोई खास तरह का चिन्ह होना चाहिए, या फिर कोई एक हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वही एक सूट पहन के जाते हैं कि ये मेरे लिए लकी है, अगर वो नहीं पहना तो लगता है कि पेपर खराब हो जाएगा। ऑर्डरिंग, हम चीज़ों को व्यवस्थित रखते हैं, अगर व्यवस्थित ना हो तो व्यक्ति में चिंता हो जाती है। जैसे अपना वार्डरोब में सारे कपड़ों को व्यवस्थित रखना, हर चीज़, कमरे की हर चीज़ ऑर्डर में रखना, अगर ना रखे तो उसे चिंता उत्पन्न हो जाती है। काउंटिंग, कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मेरे लिए 4 नंबर शुभ है, तो मैं जो भी कोई काम करूँगी तो वो देखूँगी क्या इसका कोई जो योग है, जोड़ है, वो 4 बनता है कि नहीं बनता है। तो ये चीज़ें, ये कंपल्सिव बिहेवियर को दर्शाती है। यहाँ हमने बताया आपको कि ओसीडी के सब टाइप्स क्या हैं, जैसे कि कंटेमिनेशन, यानी कि रोगों के लगने का जो खतरा होता है, इसीलिए वो बार बार धोता है, क्लीनिंग करता है, जैसे हाथ धो रहा है, कपड़े धो रहा है, बर्तन धो रहा है, जैसे अभी मैंने बात की। होर्डिंग, चीज़ों को इकट्ठा करने का ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर, जैसे अखबार बहुत सारे घर में इकट्ठे हो जाएं, ट्यूबलाइट टूट गई है लेकिन वो उनको डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं। ये सिमिट्री, यानी जब कोई चीज़ों को हम ऑर्डर में रखते हैं, और ये कि हम कुछ ना कुछ मन ही मन जो हमारा बिहेवियर है, जैसे कि गिनती गिनना, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 4 नंबर मेरे लिए लकी है, तो हर चीज़ को 4 नंबर से मैं जोड़ने का प्रयास करती हूँ। जिन चीज़ों से खतरा होता है उनको बार बार चेक करना, जैसे गैस को चेक करना, या फिर ताले को चेक करना, या पर्स में पैसे चेक करना। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे कंपल्सिव बिहेवियर की, जैसे कि सबसे एक कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया क्या है, कि व्यक्ति किसी चीज को चुराने के लिए बाध्य होता है। कई बार आपने न्यूज़ सुनी होगी न्यूज़पेपर में, कि एक व्यक्ति बार बार जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाता, कि कोई महंगी चीज़ दुकान पे दिखी और वो अपने पर्स में या किसी भी जगह पर उसको चुरा करके ले जाता है। तो इस कंपल्सिव बिहेवियर को हम क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। न्यूमरोमेनिया, जैसे अभी मैंने कहा कि नंबर पर उसका ऑब्सेशन रहता है, कि 4 नंबर मेरे लिए लकी है, तो हर चीज़ को वो काउंट करेगा और उस नंबर पर ही वो व्यवहार करता है। पायरोमेनिया, कि एक कंपल्शन बिहेवियर है, कि वो चीज़ों को आग लगा देता है, उससे उसको मन को संतुष्टि मिलती है। तो आग लगाने का जो कंपल्सिव बिहेवियर है उसको हम पायरोमेनिया कहते हैं। डिप्सोमेनिया, कि शराब को बार बार पीने की बाध्यता डिप्सोमेनिया कहलाती है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूंगी, कि एक व्यक्ति को 13 नंबर से ओसीडी था। 13 नंबर से वो क्या करता था, उसका बिहेवियर क्या होता था, कि जब वो सीढ़ियों पे जाता तो 13वीं सीढ़ी पर पांव नहीं रखता था, यानी वो सीढ़ियां काउंट करते हुए चलता था। कोई उसको गुड आफ्टरनून कह देता या ओह गुड मॉर्निंग कह देता, तो इन दोनों में ही 13 वर्ड्स हैं, तो वो बेचैन हो जाता था, उसका चिंता का लेवल बढ़ जाता था। और 13 तारीख को, किसी भी महीने की 13 तारीख को वो बिस्तर से उठने से कतराता था, कि आज 13 तारीख है तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी।
ओसीडी के क्या कारण हैं, क्यों उत्पन्न होता है ओसीडी? इसको कॉजेज भी कहते हैं, हम इसको इटियोलॉजी का नाम भी देते हैं। इटियोलॉजी और कॉजेज एक ही बात है। तो यहाँ 4 कारण बताए गए हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोएनालिटिकल फैक्टर्स, बिहेवियरल फैक्टर्स एंड कॉग्निटिव फैक्टर्स। एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में कि जो बायोलॉजी से जुड़े हुए कारण हैं वो आते हैं, और सबसे पहला है हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी वंशानुगत कारक। आपको पता ही है कि जब भी एक बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने माता और पिता से इस हेरिडिटी के माध्यम से ही गुणों को प्राप्त करता है। तो जब गुण वो प्राप्त करता है तो अगर माता या पिता में, माता के परिवार से या पिता के परिवार से अगर उनमें ओसीडी का रोग है तो बच्चे में भी जो है ओसीडी का रोग उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है। और यही है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री की स्टडीज ने हमें ये बताया है कि माता पिता के वंश से अगर किसी को ये रोग रहा है तो उनके आने वाले बच्चे में भी इस रोग के होने की संभावना अधिक रहती है। दूसरा कारण है कि हमारा जो ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग अगर नॉर्मल नहीं है तो भी ओसीडी उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि ब्रेन का जो हिस्सा है ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि ये एरिया है, अगर इसकी क्रियाशीलता अधिक हो जाती है, जैसे देखिए ये नॉर्मल व्यक्ति का ब्रेन है जिसमें ये एरिया है, इसकी फंक्शनिंग नॉर्मल है, लेकिन ये ओसीडी का ब्रेन है जिसमें कि यहाँ पर अत्यधिक क्रियाशीलता दिखाई है। तो अगर इस पार्ट में अत्यधिक क्रियाशीलता होती है तो ये अत्यधिक क्रियाशीलता ओसीडी का कारण बनती है। बायोलॉजिकल फैक्टर में तीसरा कारण है सेरोटोनिन, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है ब्रेन में। दूसरे तरीके से हम बात करें हार्मोन होता है, या फिर आप इसको एक तरल पदार्थ के रूप में ले लीजिए। ये सेरोटोनिन जो है इसका सीधा संबंध ओसीडी से होता है। सेरोटोनिन का स्तर सामान्य मात्रा में होना चाहिए, लेकिन अगर यही स्तर सामान्य मात्रा में न होकर के बढ़ जाता है तो ओसीडी उत्पन्न हो जाता है। यहाँ हमने बताया है सेरोटोनिन पाथवेज, ठीक है। और यहाँ पर हमने बताया है कि कैसे न्यूरोट्रांसमीटर, हमने इसको बोला है कि ये सेरोटोनिन न्यूरॉन ये दिखाए हैं, ये सूचनाओं को ग्रहण करने में जो है वो हेल्प करते हैं। तो इसलिए जब सेरोटोनिन का लेवल ब्रेन में बढ़ जाता है तो ये ओसीडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमें जो पेट स्कैन्स किए जाते हैं, पेट स्कैन्स का मतलब है एक तरह से कलर्ड एक्सरे ब्रेन का, उससे हमें पता चलता है कि जब सेरोटोनिन लेवल व्यक्ति में बढ़ा हुआ मिला जो कि ओसीडी के पेशेंट्स थे। और दूसरा, ये क्लोमिप्रामाइन एक दवाई है जो कि सेरोटोनिन लेवल्स को डिक्रीज करती है, घटाती है। और ये जो दवा है ओसीडी के पेशेंट्स को दी जाती है जिससे कि उनका ओसीडी के रोग में कमी आती है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये दवा क्योंकि सेरोटोनिन के लेवल को घटाती है और व्यक्ति के लक्षणों में कमी आती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सेरोटोनिन लेवल अगर ब्रेन में बढ़ जाते हैं तो वही ओसीडी का कारण बनते हैं। अगला फैक्टर है फिजिकल इलनेस, कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार हो जाता है, शारीरिक नहीं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रेन की, कि अगर जैसे कई बार आपने देखा कि व्यक्ति को बुखार हो जाता है और बुखार दिमाग में चढ़ जाता है, तो ऐसी अवस्था में दिमाग पर असर पड़ता है। या फिर व्यक्ति
वो गिर करके ब्रेन में चोट आ गई है, किसी एक्सीडेंट में ब्रेन में चोट आ गई है, तो इस वजह से भी ओसीडी में के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ पर रेपापर्ट ने एक ऐसा ही एग्जाम्पल देकर के समझाने की भी कोशिश की है कि एक जैकब लड़का था जो खेल रहा था, खेलते खेलते ग्राउंड में नीचे गिर जाता है और उसके ब्रेन में चोट आ जाती है। और ब्रेन में चोट आने के बाद क्योंकि जो ब्रेन में इंजरी आ गई, उसकी वजह से ब्रेन उस टाइम पर उसकी हीलिंग हो गई, लेकिन उसके बाद उसके अंदर ऑब्सेशन बिहेवियर डेवलप हो गया। वो हर काम 7 बार करता था। किसी का नाम बुलाना है तो वो 7 बार बोलेगा। 7 तारीख को ही वो किसी अच्छे काम की शुरुआत करेगा। तो इस तरह से इस ब्रेन की चोट ने उसके अंदर ओसीडी का बिहेवियर डेवलप कर दिया। अब बात आती है साइको एनालिटिकल फैक्टर्स की। साइको मनोविश्लेषणात्मक कारक। मनोविश्लेषणात्मक कारक वो कारक होते हैं जिनमें अचेतन मन का अत्यधिक प्रभाव रहता है। साइको एनालिटिक फैक्टर्स में हम बात करते हैं कि अचेतन मन में जो छिपी हुई अनैतिक इच्छाएं हैं, भय हैं, डर हैं, वो सब ओसीडी का कारण बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन की। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है? प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण का अर्थ होता है कि जो हमारे मन में होता है ठीक उसके उलट व्यवहार करना। तो ये रिएक्शन फॉर्मेंस एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक मनोरचना है जिससे हम अपने ईगो को हर्ट होने से बचाते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि एक सौतेली माँ अपने बेटे का, जो सौतेला बेटा था, वो बार बार उसका हालचाल पूछती। स्कूल चला जाता तो स्कूल में टीचर्स को थोड़ी थोड़ी देर बाद फोन करके पूछती, क्या मेरा बच्चा ठीक है, क्या मेरा बच्चा ठीक है। तो इस व्यवहार को लेकर के उसको मनोचिकित्सक के पास ले जाया गया कि ऐसा वो क्यों करती है। तब उसका गहन अध्ययन करने के बाद पता चला कि वास्तव में उसके अंदर, मन के अंदर छिपी इच्छा ये थी कि ये मेरा सौतेला बेटा मर जाए, लेकिन वो ठीक उससे विपरीत व्यवहार कर रही है दुनियादारी को दिखाने के लिए कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसके कुशल क्षेम की कितनी मुझे चिंता है कि वो कुशल रहे, लेकिन वास्तव में उसके मन के अंदर कुछ और ही था। सेकेंड है डिफेंस फ्रॉम ब्रेक थ्रू ऑफ डिजायर्स, कि अंदर की जो डिजायर्स हैं जो कि अनैतिक हैं, उनको छिपाने के लिए भी ओसीडी के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि एक लड़की के मन में बार बार विचार आता था कि जो उसकी माँ बीमार है वो मर जाए, और जैसे ही उसके अंदर विचार आता था वो गर्म पानी से अब नहाने चली जाती थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस अपने जो विचार है उसको गलत मानती थी, और कहीं ये बात दूसरों के आगे खुल ना जाए और अपने आप को सजा देने के लिए कहीं वो गर्म पानी से नहाती थी। नेक्स्ट है गिल्ट एंड फियर ऑफ पनिशमेंट, कि जब व्यक्ति में एक गिल्ट की, एक गलती की भावना हो अंदर जागती है और जो गलत काम किया है उससे पनिशमेंट मिलने की भी आशंका रहती है, तब भी वो ओसीडी उत्पन्न कर लेता है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है, उसे पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, या वो कोई चोरी कर रहा है या किसी भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो कहीं उसके अंदर ये जो गलत जो व्यवहार करने की भावना उसको बार बार परेशान करती है, और पनिशमेंट मिलने के डर से भी उसके अंदर ओसीडी का व्यवहार उत्पन्न हो जाता है। और अगर कोई भय वाली स्थिति होती है, कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन, उससे निकलने का एकमात्र तरीका ओसीडी नजर आता है। जैसे कि व्यक्ति को लगता है मेरे हाथ गंदे हैं, मैं कॉन्टेमिनेट हो जाऊंगा। जैसे कि अगर मैंने वहां पर हाथ लगा दिया जहां पर किसी अजनबी ने हाथ लगाया, अब तो कोरोना काल है, अब तो ये वाजिब है, लेकिन कोरोना के अलावा अगर पहले ये व्यवहार
देखने को मिलता तो इसको हम ओसीडी ही कहेंगे। तो कॉन्टैमिनेट होने के डर से जब व्यक्ति कोई व्यवहार बार बार करता है, जैसे बार बार हाथ धोना, बार बार बर्तन धोना, सोफे को, दरवाजे को बार बार पोंछना आदि इसके अंदर आते हैं। ये सिर्फ डर से कि कहीं कॉन्टैमिनेट ना हो जाए। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, कि सुरक्षा के भय के कारण भी व्यक्ति बार बार कोई कार्य करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि व्यक्ति बार बार गैस चेक करता है, ताला चेक करता है और अपने पर्स को चेक करता है, कि वो सिक्योर होना चाहता है और इनसे संबंधित इनसिक्योरिटी ही उसके अंदर ओसीडी उत्पन्न करती है। थर्ड इज बिहेवियरल फैक्टर्स। बिहेवियरल फैक्टर्स यानी कि हम किसी भी व्यवहार को सीखते हैं। ओसीडी के उत्पन्न होने के कारण भी कहीं ना कहीं लर्निंग है, और लर्निंग होती है पुरस्कार पर, कि जब एक व्यवहार हम करते हैं उसको पुरस्कार मिलता है तभी व्यक्ति उस व्यवहार को सीखता है। तो ओसीडी भी एक सीखा गया व्यवहार है। क्यों है? क्योंकि ये हम इसलिए करते हैं कि जैसे कि हमने कहा मन में विचार आता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो वो विचार उस कहीं में कॉन्टैमिनेट ना हो जाए उससे बचने का व्यवहार है, उससे एस्केप बिहेवियर, उससे बचने के लिए वो व्यक्ति बार बार हाथ धोता है। तो इसको हम कहते हैं ओसीडी एक ऑपरेंट एस्केप बिहेवियर है, कि जिससे चिंता जो किसी विचार से उत्पन्न हुई उससे बचा जा सके। और नेक्स्ट है कॉग्निटिव फैक्टर्स। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक कारक। संज्ञान का मतलब होता है कि हम किसी भी परिस्थिति को कैसे परसीव करते हैं। अगर हम किसी भी परिस्थिति को बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा डर वाली परसीव करते हैं, तो बहुत ज़्यादा डर वाली परसीव करने के कारण, उस डर के कारण व्यक्ति में ओसीडी के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि कॉन्टैमिनेशन का ही ले लीजिए, कि कहीं मैं कॉन्टैमिनेट ना हो जाऊं, इस वजह से वो बार बार जो हाथ धोने का व्यवहार करता है। तो ये क्या है कि जब हम एक सिचुएशन को बहुत अधिक फियरफुल इवेल्युएट करते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में सबसे पहले मेडिसिन दी जाती है, ड्रग थेरेपी यानी मेडिसिन। और मेडिसिन इसमें क्लोमिप्रेमाइन एक मेडिसिन है जो कि एंटी डिप्रेसेंट है, जो कि डिप्रेशन में यूज होती है, वो ओसीडी के पेशेंट को दी जाती है। इसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया है कि ये सेरोटोनिन लेवल्स को घटाती है, जिससे कि ओसीडी के लक्षणों में कमी देखने को मिलती है। सेकेंड, हम बिहेवियर थेरेपी अप्लाई करते हैं। बिहेवियर थेरेपी में सबसे पहला है मॉडलिंग। मॉडलिंग थेरेपी में जो व्यक्ति जिस चीज़ को कर रहा है, जैसे कि वो बार बार हाथ धो रहा है, तो यहाँ पर जो थेरेपिस्ट है वो कहता है कि देखो मैं अब हाथ नहीं धोता, क्या मुझे कुछ हुआ? 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, तो वो अपने को मॉडल बना करके उसको समझाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है फ्लडिंग। फ्लडिंग मतलब जिस चीज़ से वो डरता है वो चीज़ उसको बार बार सुनाई जाती है। जैसे कि ऑब्सेसिव बिहेवियर है, मन में गलत गलत विचार आते हैं, तो ऐसी गलत विचारों की भरमार उसको सुनाई जाती है और उसका रिएक्शन देखा जाता है। शुरू शुरू में वो डरेगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो देखेगा कि नहीं इन विचारों से कुछ नहीं होता, तो वो विचार करना बंद कर देगा। रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी मतलब जो उसने ओसीडी बिहेवियर अपना लिया है, जिस व्यवहार को वो बार बार करता है उसको नहीं करने दिया जाता। जैसे वो बार बार हाथ धोने का व्यवहार करता है, उसको नहीं करने को दिया जाता और फिर ये दिखाया जाता है कि देखो आपने ये व्यवहार नहीं किया तो आपको कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है। थर्ड इज साइको एनालिटिकल थेरेपी। साइको एनालिटिकल थेरेपी के माध्यम से उसके अचेतन मन तक पहुंचा जाता है और उसके अंदर से अनैच्छिक विचार और जो गलत बिहेवियर है, गलत सोच है, उसको निकाला जाता है, और जिसके कारण उसका जो ओसीडी के लक्षण है उसमें कमी आ जाती है। थैंक यू।